हिंद दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास टेंथ का वायरल पेपर लेकर आ चुका हूँ पूरे के पूरे सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, आपको पूरा का पूरा इसको देख के जाना है। आप यूपी में किसी भी ज़िले से होंगे तो ये आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, और अभी कुछ ही घंटों में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अभी कुछ ही घंटों में आपका एग्ज़ाम होने वाला है और आप इसमें पूरा का पूरा 70 में 70 लाने का कोशिश करिए। कोशिश क्या, आपको लाना ही लाना है। ठीक है, ये देखिए 2025 का ही है, विज्ञान का। ठीक है, क्लास 10th का, और इसमें आपको पूरा पूरा करना है, एक भी छोड़कर नहीं आना है। पूरा का पूरा आपको सॉल्व करना है। कोड देख लीजिए 824 IN। ठीक है, आइए हम लोग फटाफट इसका क्वेश्चन लगाते हैं, इंस्ट्रक्शन में समय बर्बाद नहीं करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। खंड अ क्या है, खंड अ। यहाँ से आपके 20 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 अंक यानी कि 20 नंबर के आते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको पूरा का पूरा इसको सॉल्व करना ही करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ समझने की कोशिश करिए। 10 सेंटीमीटर क्या है? 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी। इसका मतलब क्या है कि एफ की वैल्यू मिल गई आपको। किसकी? एफ की वैल्यू मिल गई। एक उत्तल लेंस, उत्तल लेंस किस तरीके का? इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखिए। एक उत्तल लेंस एक वस्तु के आकार के बराबर का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु और इसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी। अब यहाँ पे देखिए हमसे दूरी पूछ रहा है, किससे? वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी। अब इसको हम समझाता हूँ बहुत ही अच्छे से। इसको फटाफट सॉल्व करिए। देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, एक उत्तल लेंस बना लेना है। यहाँ पे जो दूरी होती है वो कितनी होती है? एफ होती है। और यहाँ पर जो दूरी होगी इसके आगे ये कितना होगा? 2F होगा। ठीक है, फिर यहाँ सेम टू सेम प्रोसेस वही करना है। यहाँ पे एफ होगा और यहाँ पे कितना होगा? 2F2 होगा। ठीक है, अब यहाँ फोकस दूरी कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर। यहाँ से इसका केंद्र से कितनी दूरी है? यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। कितनी दूरी दी गई है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये भी कितना होगा? 2F कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेम प्रोसेस यहाँ भी कितना होगा? 10 सेंटीमीटर, और 2F की दूरी भी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर हो गया, और ये भी कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा डायग्राम आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से बनाना है आपको एग्जाम में। यहाँ से क्या करते हैं कि हम लोगों ने कोई ऑब्जेक्ट लिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से पैरेलल इसके भेजा हमने, और ये क्या करेगा? फोकस को कट करता हुआ निकल जाएगा। दूसरा हमने इसके केंद्र से भेजा जो कि यहाँ पे काटेगा। ठीक है, यहाँ पे समझिए ए है और ये बी है, और यहाँ पे ये मिलेगा 2F पर, ये बी है और ये ए है। ठीक है, तो वस्तु के आकार का है, ये जितना बड़ा होगा उतना बड़ा ये भी होगा। ठीक है, और यहाँ पे दूरी कितनी मिल गई हमारी? 40। तो वस्तु से और प्रतिबिंब की टोटल दूरी कितनी हो गई हमारे पास? 40 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए क्या ये ऑप्शन में है? हाँ, डी वाला ऑप्शन क्या है हमारा? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे से देखते हैं। ठीक है, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है। आवर्धन क्या होता है? एम से दिखाते हैं, और इसका मान जो होता है हमेशा 1 से कम होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण ये क्या होता है कि एक तरफ से कलई होता है और इसमें उभरे हुए सतह से क्या होता है? परावर्तन होता है। ठीक है ना, इस तरीके से किरण इधर आएगी और इधर टकरा के चली जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि इसका यहाँ पे यहाँ पे होगा U, और यहाँ पे क्या होगा हमारा? F। ठीक है, और यहाँ पर जो आवर्धन जो हो रहा है वो क्या होगा? हमेशा 1 से कम होता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए क्या होता है। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। अभिसारी लेंस का मतलब क्या है यहाँ पर? उत्तल लेंस। अभिसारी लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस बोलते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे क्या कह रहा है? इस लेंस की क्षमता होगी, इस लेंस की क्षमता पूछ रही है, फोकस दूरी दी गई है, एफ की वैल्यू आपको दी गई है। ठीक है, आइए इसको भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है लेंस की क्षमता का? पी बराबर होता है 1/f मीटर में। ठीक है ना, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो पी बराबर कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, एफ का मान यहाँ पे दिया हुआ है, कितना है? 20 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कितना रख दिया हम लोगों ने? 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया और ये 20 पंचे 100। ठीक है, तो पी का मान कितना आ गया? +5D। ठीक है, कितना आ गया? +5 का डायोप्टर। ठीक है, ये देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी वाला ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, उसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। जब एक श्वेत प्रकाश किरण किसी त्रिकोणीय
कांच के प्रिज्म की सतह पर गिरती है। ठीक है, अब यहाँ समझिएगा कि कोई हमारे पास एक प्रिज्म है। क्या है हमारे पास? कोई एक प्रिज्म है और यहाँ पे कोई एक श्वेत यानी कि सफ़ेद रंग का लाइट आ रहा है, सफ़ेद रंग का कोई एक लाइट आ रहा है। ठीक है, यह प्रिज्म से निर्गत होने पर अलग-अलग विचलन के विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है। जब ये प्रिज्म से टकराएगी तो ये 7 रंगों में अलग-अलग क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। कितने रंगों में? 7 रंगों में। ठीक है ना? और क्या कह रहा है कि जाती है तो किस रंग के लिए विचलन न्यूनतम होती है? यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, विचलन पूछा है। ठीक है, और विचलन का मतलब क्या होता है? फैलाव या बिखराव। क्या होता है? बिखराव। न्यूनतम होती है। तो यहाँ पे ध्यान, इसको करने का तरीका क्या है? VIBGYOR, ये विबगोर, ये एक तरीका के किसका? फॉर्मूला याद करने का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है वो समझिए। देखिए किसका सबसे कम होगा, तो इधर से विचलन क्या होता है? बढ़ता जाता है, और सबसे कम विचलन किसका होगा? लाल रंग का। किसका? लाल रंग का। तो ऑप्शन कौन सा हमारा? डी वाला करेक्ट है। ठीक है, लाल रंग का विचलन ज़्यादा होता है, इसका क्या होगा? विचलन विचलन सबसे कम होगा, ज़्यादा नहीं, सबसे कम होगा। ठीक है, लाल रंग का विचलन सबसे कम होगा, लेकिन इसका तरंग दैर्ध्य जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा। इसका तरंग दैर्ध्य होगा वो जो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, जिसका विचलन कम होता है उसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है? ज़्यादा होता है। क्वेश्चन आपको तरंग दैर्ध्य से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी एक तरह का न्यूमेरिकल है, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि किसी तार के पदार्थ की लंबाई L है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सॉल्व भी करते चलते हैं। तो लंबाई, ठीक है, लंबाई कितनी दी हुई है हमारे पास? L है। ठीक है, कितना है? L। परिच्छेद क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है हमारे पास? वो है A। कितना है? A। तार का प्रतिरोध R ओम है। कितना है? R ओम, यानी कि R1 दिया गया है 4 ओम। कितना है? 4 ओम। इसी पदार्थ के अन्य तार की लंबाई 2L है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए दूसरी लंबाई दी गई है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है? L1 की वैल्यू L है, और यहाँ पे A2 की वैल्यू A है, और R1 की वैल्यू कितनी है? 4 ओम है। ठीक है ना? अब इसके आगे का क्या कह रहा है वो भी समझते हैं। यहाँ पे L2 की वैल्यू कितनी है? ये भी 2L है। कितना है? 2L है। और परिच्छेद क्षेत्रफल, मतलब यहाँ पे क्या है कि A1 है ये, सॉरी। तो यहाँ A2 की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे A/2 है, A/2। तो हमसे क्या पूछ रहा है? R2 का मान क्या कर रहा है वो पूछ रहा है। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? इसका फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, रो इक्वल टू जो होता है, रो इक्वल टू क्या होता है? RA/L। क्या होता है? RA/L। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, 1 होता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या मिल जाएगा? रो L इक्वल टू RA, यही मिलता है। रो यहाँ पे क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है। L क्या है? तार की लंबाई है। R क्या है? प्रतिरोध है। और A क्या है? परिच्छेद क्षेत्रफल है। क्या है? परिच्छेद क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहाँ पे मान रखते हैं। ठीक है, रो का मान वही रहेगा, क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो रो हो गया L। L1 की मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे? दोनों के लिए, पहले 1 के लिए लिखेंगे फिर 2 के लिए लिखेंगे। ठीक है, पहले 1 वाला लिखते हैं। तो L1 की जगह कितना रखना है? L रखना है। कितना रखना है? L इक्वल टू R का मान कितना दिया हुआ था यहाँ पे? R1 का 4 ओम। कितना दिया हुआ है? 4 ओम। ठीक है, और देखिए क्या है यहाँ पर? A कितना था? A है। कितना है? A1 की वैल्यू है A। इसका नाम रख लेते हैं समीकरण नंबर पहला। इसी तरीके से समीकरण नंबर दूसरा भी निकाल देते हैं। यहाँ पे रो की वैल्यू क्या है? रो है, और L का मान कितना है? 2L है। कितना है? 2L इक्वल टू R का मान कितना है? निकालना है, तो R2। A की वैल्यू कितनी है? A/2 है। कितनी है? A/2। ठीक है, इसका हम लोग क्या कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? रो 2 2 जा 4L, 2 दूनी के 4L हो गया, और यहाँ पे कितना है? R2, और ये बचा A। इसका नाम रख लेते हैं समीकरण नंबर दूसरा। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्या? समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसको आपको सिंपली डिवाइड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? रो L, तो हमने लिख दिया रो L। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? रो 4L, यही लिखा है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? RA। क्या लिखा है? RA, इसको ऊपर लिख दिया, इसको नीचे लिखना है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू दी गई थी हमारे पास, कितनी? 4 ओम, तो आप यहाँ पे 4 रख सकते हैं। ठीक है, 4A। यहाँ पे कितना है? R2/A, यही है। अब देखिए A से क्या हो गया? कैंसिल हो गया, कट गया। रो से रो कट गया, L से L कट गया। क्या बचा है? ये देखिए हमारे पास यहाँ कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा। यहाँ पे कितना बचा है? 4। और यहाँ पे भी कितना बचा? 4 बचा, और नीचे क्या बचा है? R2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? R2 1 जा R2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 चौके 16। और प्रतिरोध का मात्रक हमेशा क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए
कितना आया था हमारा 16 ओम। ये सी वाला ऑप्शन क्या हमारा करेक्ट है, ठीक है। ये लॉन्ग में भी आता है तो इसको तैयार करके ही जाना आपको, ठीक है, छोड़ना नहीं है इसको, पूरा का पूरा आपको क्वेश्चन सॉल्व करके ही जाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 5वां हो गया। 6वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी परिपथ में वैद्युत शक्ति को नहीं प्रदर्शित करता है। यहाँ पे कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं, इसमें से कौन सा वैद्युत शक्ति नहीं है। वैद्युत शक्ति का मतलब क्या है, पी। क्या है, पी। तो देखिए इसको करने का बहुत आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए दो चीज़ बस पता होना चाहिए। पहला क्या है, वैद्युत शक्ति का पहला फॉर्मूला ये होता है P बराबर V गुणे I। ये होता है हमारा पहला फॉर्मूला, ठीक है। अब बाकी जो फॉर्मूले होते हैं हम इसको ड्राइव कर लेते हैं, ठीक है। ओम के नियम से। किसके नियम से, ओम के नियम से। ओम के नियम से, ओम के नियम से। तो ओम का नियम क्या होता है, V बराबर होता है I इंटू आर। क्या होता है, I इंटू आर, ठीक है। P बराबर, तो V की जगह पे क्या लिख सकते हैं, आई आर। V की जगह पे क्या लिख सकते हैं, आई आर। तो आई स्क्वायर आर आ गया, आई स्क्वायर आर। तो ये देखिए ये वाला ऑप्शन आ गया आई स्क्वायर आर, यहाँ पे मिल गया। मतलब इसका अपोजिट तो हो ही नहीं सकता, मतलब ये वाला ऑप्शन क्या है, नहीं होगा। ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, मतलब ऑप्शन सी वाला हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखिए, इसमें जो गलत है वो बताना था, ठीक है, इसमें जो नहीं आएगा वो बताना था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7वां। किसी धारावाही चालक के कारण, किसी धारावाही चालक के कारण उससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। कितना होता है इसको देखिए, ये इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, समाकलन बी डी एल, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, म्यू नॉट गुणे आई के बराबर, ठीक है। डीएल के बराबर क्या होता है, 2 पाई आर। तो बी गुणे 2 पाई आर, और यहाँ पे क्या होगा, म्यू नॉट आई, ठीक है। ये कहाँ जाता है, डिवाइड में। तो बी का फॉर्मूला कितना आ गया हमारे पास, बी का फॉर्मूला जो आ गया ये आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। तो अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, बी जो है इनवर्सली है किसके ऊपर, इसके आर के, किसके हैं, आर के, ठीक है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र वो आर की व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती का मतलब ये ऊपर होता, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि ये के बटे में होगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। अब आगे का देखिए, ये है उपभाग दूसरा। क्या है, उपभाग दूसरा। यहाँ से आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन शुरू होते हैं। किसका, केमिस्ट्री का क्वेश्चन, ठीक है ना। सात यहाँ पे कितने, 7 क्वेश्चन जो है वो फिजिक्स के थे, और बाकी के क्वेश्चन यहाँ से केमिस्ट्री का शुरू हो रहा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए केमिस्ट्री का क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8वां। हाइड्रोजन आयन H+ की प्रकृति है, ये क्या होती है, अम्लीय। अम्लीय कारण के साथ ये लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है कि H+ आयन अम्लीय है, क्यों होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जब हम इसको पानी में डालते हैं ना, जब हम इसको पानी में डालते हैं तो ये हाइड्रोनियम आयन बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। इसका नाम लिख दे रहा हूँ मैं, हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम आयन बनाता है ये, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, अम्लीय है। अगला क्वेश्चन देखिए, धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या होती है। यहाँ पे कौन सा सोडा है, धावन सोडा। ये भी लॉन्ग में आता है, इसको भी तैयार करके पूरा का पूरा देख के ही जाना आपको, ठीक है। धावन सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अणुओं की संख्या पूछा है, जल के, किसके, जल के अणुओं की संख्या। तो यहाँ पे जल की अणुओं की संख्या कितनी है, 10 है। कितनी, 10। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो आपको आंसर आसानी से आ जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन, हमारा डी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब इसके आगे का क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सॉरी, क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखिए 10वां से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अधातु है। क्या है, अधातु है। तो क्रोमियम क्या है, एक धातु है। आयरन क्या है, धातु है। हीलियम क्या है, हीलियम एक गैस है, हीलियम एक गैस है। तो ऑप्शन सी वाला हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 11वां। धातुओं के लिए कौन सा सत्य नहीं है। धातुएं सदैव सहसंयोजक यौगिक बनाती हैं, ठीक है। इसमें से जो गलत है ये बिल्कुल गलत है, ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया, सही है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो धातुएं होती हैं वो सहसंयोजक नहीं, क्या बनाती हैं, आयनिक बंध बनाती हैं। क्या बनाती हैं, आयनिक बंध। क्या बनाती हैं, आयनिक बंध। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा देता हूँ, जैसे Na+ होता है और Cl- होता है, ठीक है। धातु के कुछ और गुण हैं वो भी देख लीजिए, जैसे धातु धनायन बनाती है। तीसरा, धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। चौथा, धातुओं में चालकता का गुण पाया जाता है, यानी कि जो धातु होती हैं उनमें क्या होता है, विद्युत प्रवाह हो सकता है, ठीक है। उनमें विद्युत प्रवाह क्या किया जा सकता है, विद्युत का प्रवाह हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पर बनता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, CaSO4, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है।
इंटू हाफ H2O, ठीक है, क्या होता है हाफ H2O, ठीक है। अब ये देखिए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको क्या पढ़ते हैं, कैल्शियम कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्या पढ़ते हैं इसे, हेमीहाइड्रेट, ठीक है ना, हेमीहाइड्रेट। अब इसको अगर हम जल में मिला देंगे, क्या मिला देंगे, जल में मिला देंगे तो ये बनता है जिप्सम, क्या बनता है जिप्सम। इसका फॉर्मूला क्या होता है CaSO4 इंटू में क्या हो जाएगा 2H2O, ठीक है, याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये हर बार आता है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13, क्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, एथेनॉल को सोडियम से अभिक्रिया कराने पर प्राप्त होता है। तो एथेनॉल 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 का मतलब क्या है, एथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल, ये क्या होता है C2H5OH ग्रुप, कौन सा ग्रुप है, OH का ग्रुप है, ठीक है। तो जब हम इसको अभिक्रिया कराते हैं किसके साथ, सोडियम के साथ, किसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं, सोडियम के साथ, तो यहाँ पे क्या होता है हाइड्रोजन गैस जो होता है वो बाहर निकलता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी वाला हमारा क्या है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी वाला क्या है हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 दिखाता हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है, इसमें ज़्यादातर लोग क्या करते हैं गलत आंसर लगा के चले आते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं कि या तो 23 लगा देते हैं या तो 21 लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल आंसर क्या होता है करेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत है कि मानव में लिंग क्या पूछ रहा है, लिंग के गुणसूत्रों की संख्या, तो ये सिर्फ और सिर्फ कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर कितना होगा 2, पहला है एक्स और दूसरा क्या है वाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 15, अगला क्वेश्चन क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कि शरीर के, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है कि शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन को कहते हैं, क्या कहते हैं, श्वसन, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है, ये लॉन्ग में भी आ सकता है, इसको ध्यान से पढ़ के जाना है, ठीक है। श्वसन क्या होता है, तो सांस के अंदर लेने और बाहर छोड़ने की प्रक्रिया जो होती है, सांस के अंदर लेने और बाहर छोड़ने की जो प्रक्रिया वो क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है, क्या कहलाती है, श्वसन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कि मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है अग्र मस्तिष्क कहलाता है, क्या कहलाता है अग्र मस्तिष्क, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है हमारा पहला वाला बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है हमसे कि निम्नलिखित पौधों में से किसका पुष्प एक लिंगी होता है, ठीक है। निम्नलिखित पौधों में से किसका पुष्प एक लिंगी होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लगभग 3 साल लगातार क्वेश्चन ये आया है, कितने साल 3 साल, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या होता है हर बार पपीता होता है, क्या होता है इसका राइट आंसर पपीता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या खंड तीसरे से बायो की तैयारी कर रहे हैं, किसकी, बायो की, ठीक है। ये सब बायोलॉजी का क्वेश्चन है और आपको समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर, एक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की कितनी मात्रा अगले पोषी तक पहुंच पाती है, तो एक कार्बनिक जो पदार्थ की मात्रा होती है अगले पोषी स्तर तक पहुंच पाती है, वो कितना पहुंच पाती है, सिर्फ और सिर्फ 10%, कितना, सिर्फ और सिर्फ 10%। अगला क्या है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या क्या करते हैं, पहला ग्लूकोज की जरूरत है, दूसरा ऑक्सीजन की और तीसरा जल की, ठीक है। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन और जल, मतलब बी वाला ऑप्शन क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर मैं आपको 20वां बता देता हूँ जो कि आपका लास्ट है, आई होप आपको 20 के 20 समझ में आए होंगे, ठीक है। अगला क्या है लास्ट वाला देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन नहीं है, ठीक है। ये क्या है एस्ट्रोजन, क्या है एस्ट्रोजन, ये क्या है पशु हार्मोन है, क्या है ये पशु हार्मोन, ठीक है। एस्ट्रोजन क्या है एक पशु हार्मोन है, ठीक है। ये ज़्यादा बार पूछा जाता है कि साइटोकिनिन क्या है एक पादप हार्मोन है और जिबरेलिन क्या है एक पादप हार्मोन है और ये ऑक्सिन क्या है एक पादप हार्मोन है, ठीक है। तो ये सब के सब तीनों के तीनों क्या है पादप हार्मोन है और ये जो एस्ट्रोजन है ये क्या है पशु हार्मोन है, क्या है पशु हार्मोन, ठीक है। अब देखिए हम लोग का खंड ब शुरू हो रहा है, क्या हो रहा है खंड ब, यहाँ से आपके लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन क्या हो गए शुरू हो गए, ठीक है। अब ये इसको बहुत ध्यान से करके जाना, आपको एक भी छोड़ के जाना नहीं है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन कि कारों में पश्च दृश्य दर्पण के लिए कौन सा प्रकार का दर्पण प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम लोग उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण लगाते हैं उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण का यूज करते हैं उत्तल दर्पण का, ठीक है। इसका राइट आंसर हो गया हमारा उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हम इसे क्यों वरीयता देते हैं, तो पहला कारण यह है कि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वह छोटा बनता है, क्या बनता है छोटा बनता है, ठीक है। दूसरा इसका कारण क्या है कि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है, क्या बनता है
सीधा, ठीक है। और जो सीधा बनता है वो आभासी भी बनता है। क्या बनता है? आभासी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वस्तु छोटे होने के कारण बहुत दूर तक क्या कर सकता है, ये एरिया को कवर कर लेता है, ठीक है। जैसे एक्सीडेंट के जो कारण होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। एक्सीडेंट की जो संभावना होती है वो बहुत ही दुर्घटना की जो संभावना होती है वो बहुत कम हो जाती है, ना के बराबर। किसके कारण? वो उत्तल दर्पण के कारण, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक 3 सेंटीमीटर ऊंचाई, ठीक है, की वस्तु एक अवतल दर्पण से, तो वस्तु की ऊंचाई दी गई है कितनी? 3 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे लिखिए वस्तु की जो ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। तो वस्तु की जो ऊंचाई है मतलब एच ओ कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर। अगला को देखिए क्या कह रहा है इसमें कि अवतल दर्पण से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो ठीक है, दूरी कितनी दी गई है यहाँ पे? वस्तु की दूरी, किसकी? वस्तु की दूरी, ठीक है। वस्तु की दूरी इसको यू से दिखाते हैं। कितना है ये? 8 सेंटीमीटर। कितना है ये? 8 सेंटीमीटर। अब देखिए अवतल दर्पण इसने बोला है, अवतल दर्पण इस तरीके से होता है। इसका बाहरी कलई जो होता है वो बाहर से ये क्या होता है? कलई होता है और अंदर से इसमें परावर्तन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? ये एफ हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। इस तरीके से होता क्या है इसमें कि इधर की तरफ जो भी होगा वो माइनस में होता है और दर्पण के पीछे जो भी होगा वो प्लस में होता है, ठीक है। माइनस में तो यू कहाँ पे होगा? हमेशा दाईं ओर, हमेशा बाईं ओर रखा जाता है, ठीक है, लेफ्ट साइड में। और वस्तु हमेशा राइट साइड में, इस तरीके से, ठीक है। तो यू का जो मान होगा वो हमेशा किस में रखेंगे? माइनस में, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये इधर की तरफ है, बाएं तरफ है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि जो 4.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का आभासी प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि यहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई भी मिल गई। किसकी मिल गई? प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई मतलब ये एच आई मिल गया। कितना मिल गया? 4.5 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या कह रहा है? आभासी प्रतिबिंब बनाता है। किस तरह का? आभासी। और क्या कह रहा है यहाँ पे समझिए, प्रतिबिंब की स्थिति, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति पता करना है, ठीक है, आगे बन रहा है या पीछे बन रहा है दर्पण के। दूसरा, दर्पण की फोकस दूरी भी ज्ञात करनी है, दर्पण की फोकस दूरी भी ज्ञात करनी है, ठीक है। आइए फटाफट इसको पता कर लेते हैं। तो कैसे? एम बराबर फॉर्मूला होता है एच आई बटे में एच ओ और ये होता है माइनस भी बटे में यू, ठीक है। एम का यहाँ पे कोई काम नहीं तो हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। एच आई का मान यहाँ पे देखिए दिया गया है साफ साफ, कितना है ये? 4.5, ठीक है, 4.5। एच ओ कितना दिया हुआ है? 3। कितना दिया हुआ है? 3। यहाँ पे क्या है? माइनस भी, ठीक है। और यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -8 है। कितना है? -8, ठीक है। तो माइनस से माइनस क्या हो गया? कट गया। अब ये पॉइंट वाले जो होते हैं, कई बच्चे यहाँ पे डर जाते हैं, तो पॉइंट को पहले आप क्या किया करिए? सॉल्व कर लिया करिए, ठीक है। जैसे ये क्या है, इसको लिख दीजिए 45। क्या लिख दीजिए? 45। एक अंक के बाद है तो यहाँ पे 30 लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा? भी बटे में 8, ठीक है, ये कट जाएगा। 15 तिहाई 45 और ये 15 दूनी के 30, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो 3 × 8/2 और यहाँ पे क्या बचेगा? भी। 2 चौके 8, ठीक है। तो भी का मान कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। और ये किस में आया है? प्लस में आ गया। किस में आ गया? प्लस में। तो प्लस कहाँ बनता है? ये देखिए दर्पण के पीछे, मैंने आपको बताया था ना, प्लस कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। अगर कोई भी वस्तु दर्पण के पीछे बन रही है, प्रतिबिंब, अगर कोई भी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे है। कहाँ पे है? प्रतिबिंब के पीछे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका आंसर प्लस, ठीक है, प्लस में आया ना, तो इसे क्या क्या बताएंगे कि जो प्रतिबिंब है, क्या है इसमें? जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे है, दर्पण के पीछे है, दर्पण के पीछे, ठीक है। आगे हम लोग क्या देखते हैं, और इसका फोकस दूरी भी निकालना था, ठीक है। तो फोकस दूरी कैसे निकालते हैं वो देखिए। फॉर्मूला क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये फॉर्मूला होता है दर्पण सूत्र से। किससे? दर्पण दर्पण सूत्र से, यही होता है फॉर्मूला हमारा दर्पण सूत्र से। तो 1/f फोकस दूरी निकालना है, 1/v, भी का मान कितना निकाला हम लोगों ने? 12। कितना निकाला है? 12। तो यहाँ पे कितना रख दिया? 12 प्लस u का मान दिया हुआ था, कितना? u का मान कितना हमारे पास? -8 है। कितना है? -8। तो यहाँ पे कितना रख देंगे? -8। अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं।
तो 1/12 प्लस माइनस क्या होता है -1/8, ठीक है। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 24, ठीक है। 12 दूनी के 24, 8 तिये 24, ठीक है। तो कितना आ गया -1/24, ठीक है। ये कितना निकला हमारा 1/f, कितना निकला 1/f, ठीक है। तो यहाँ से अब f का जो मान है ये जाएगा ऊपर तो ये भी जाएगा ऊपर, ठीक है। कितना आ जाएगा -24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फोकस दूरी कितनी आ गई हमारे पास -24 सेंटीमीटर, ठीक है। और वैसे भी अवतल लेंस में जो फोकस होता है वो ऋणात्मक ही होता है। क्या होता है? ऋणात्मक, ठीक है। किसमें होता है? ऋणात्मक में होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला, यहाँ पे क्या कह रहा है? निकट दृष्टि दोष क्या होता है? निकट दृष्टि दोष क्या होता है? तो निकट दृष्टि दोष क्या होती है? निकट निकट दृष्टि दोष, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि इंसान को व्यक्ति को पास की चीजें या फिर वस्तुएं, पास की चीजें साफ दिखाई पड़ती हैं, साफ दिखाई पड़ती है, ठीक है। साफ दिखाई पड़ती है, ठीक है। लेकिन दूर की वस्तुएं क्या होती हैं? धुंधली दिखाई देती हैं, ठीक है। लेकिन दूर की जो वस्तु होती है, दूर की वस्तु धुंधली, किस तरह की? धुंधली दिखाई पड़ती है, ठीक है। धुंधली दिखाई पड़ती है। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष क्या है? पहला क्वेश्चन क्या था हम लोगों का? निकट दृष्टि दोष क्या है? तो निकट दृष्टि दोष क्या है? निकट दृष्टि दोष व्यक्ति को पास की चीजें साफ दिखाई पड़ती हैं, लेकिन दूर की जो वस्तु होती है वो क्या होती है? धुंधली दिखाई पड़ती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें क्या करें कि किरण आरेख द्वारा समझाइए, किरण आरेख द्वारा, ठीक है। पहला देखिए, पहले हम बताते हैं इसकी बीमारी को, ठीक है। पहले ग्रसित, ठीक है। पहले ग्रसित अवस्था में, ठीक है। जब वो निकट दृष्टि दोष से ग्रसित होगा तब, ठीक है। तो कैसा उसका डायग्राम बनेगा वो बता देता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से बनाते हैं हम लोग इसका डायग्राम, ऐसे, ठीक है। अगर किसी को निकट दृष्टि दोष हुआ है तो क्या करेगा कि रेटिना से पहले प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। ये क्या बना है? प्रतिबिंब, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? ये रेटिना से पहले। कहाँ पर बनेगा? रेटिना से पहले, ठीक है। रेटिना से पहले, ठीक है ना। यहाँ पे होता है रेटिना, यहाँ पर बनना चाहिए, लेकिन ये क्या बन जाता है? यहीं पे बन जाता है, मतलब पहले, रेटिना के पहले ही बन जाता है, ठीक है। अब इसका, ठीक है, इलाज के बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे? इलाज के बाद, ठीक है। इलाज के बाद अब इसका इलाज कैसे करेंगे हम? निकट है, क्या है? निकट। फॉर्मूला याद कर लीजिए, निकट में क्या होगा? अवतल। कौन सा लेंस लगाएंगे? अवतल। अगर मान लीजिए यहाँ पे दूर होता तो क्या होता? दूर में क्या लगाते हैं आप? उत्तल। ऊ से याद करिए, यहाँ भी ऊ है, यहाँ भी है, तो ऊ से उत्तल, तो ये वाला अपने आप आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या लगा देना है हमको? उत्तल लेंस। तो फिर से हम लोग यही स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? एक अवतल लेंस बना लेते हैं, क्योंकि निकट दृष्टि दोष है, क्या है? निकट दृष्टि दोष। अब यहाँ से अगर कोई रेखा आएगी तो ये क्या करेगा कि इसको कहीं ना कहीं एक जगह पे ले जाकर मिला देगा, और ये जो मिलेगा इसको बोलते हैं रेटिना, ठीक है। क्या बनेगा? रेटिना पर, ठीक है। और ये क्या बना? प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब। तो अगर उसका इलाज करवा दिया जाए, अगर इसमें क्या लगा दिया जाए? अवतल लेंस। क्या लगा दिया जाए? अवतल लेंस, ठीक है। अगर अवतल लेंस अगर हम लोग लगा देते हैं, ठीक है, अवतल लेंस अगर किसी चश्मे में अवतल लेंस लगा देते हैं तो उसका जो बीमारी है निकट दृष्टि दोष का वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खत्म, ठीक है ना। निकट दृष्टि दोष का इलाज, ठीक है। कहाँ पर? अवतल लेंस लगा देंगे तो जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बनेगा? रेटिना पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना के ऊपर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, किस लेंस द्वारा यह दोष संशोधित किया जाता है? तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया। कौन सा लेंस था हमारे पास? अवतल। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस, ठीक है ना। अब आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इसके आगे का क्वेश्चन हमारे बस क्या कह रहा है? स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? ये होता है प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। कौन सा? रैली प्रकीर्णन के कारण। रैली प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। रैली प्रकीर्णन के कारण
आकाश जो होता है, आकाश आकाश नीले रंग का दिखाई पड़ता है। किस रंग का? नीले रंग का दिखाई पड़ता है। ठीक है, नीले रंग का दिखाई पड़ता है किसके कारण? रैली प्रकीर्णन के कारण। ठीक है ना, एक रैली प्रकीर्णन ऐसी घटना है जिसमें आकाश जो होता है वो नीले रंग का दिखाई पड़ता है। और ये हो सकता है कि ये भी पूछ ले आपसे कि सूरज जो है वो लाल डूबते समय और उगते समय क्यों दिखाई पड़ता है, तो वो भी किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण है। किसकी घटना? प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? बिखराव। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन की व्याख्या कीजिए। क्या करिए? व्याख्या। तो यहाँ पे क्या होते हैं? विचलन। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे आप? विचलन। यहाँ पे दिखा दीजिएगा कि लाल लाल व नीले रंग का लाल व नीले रंग का विचलन विचलन क्या होता है? कम होता है, न्यूनतम होता है। कम होता है या न्यूनतम होता है। इसीलिए इसलिए इसका बिखराव क्या होता है? ज्यादा होता है। इसलिए इसका बिखराव क्या होता है? ज्यादा होता है। इस तरीके से। ठीक है ना, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो एक समान धारावाही चालक में जो बल होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसका आंसर मैं आपको देता हूँ। देखिए किन किन बातों पर निर्भर करेगा, आई पे, बी पे और एल पे। ठीक है, आई बी एल, और ये फॉर्मूला याद कर लीजिए कि एफ इक्वल टू आई बी एल क्या होता है? साइन थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा। यहाँ पे आई क्या है? धारा के मान पर बल निर्भर करता है। धारा को बढ़ाएंगे तो बल भी क्या होगा? बढ़ेगा। दूसरा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र के कारक पे निर्भर करता है। किस पे? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, बल क्या होगा? बढ़ेगा। और लंबाई। ठीक है, लंबाई, चालक की लंबाई अगर बढ़ाएंगे तो आपका बल भी क्या होगा? बढ़ेगा। और थीटा जो है चुंबकीय क्षेत्र और धारा के बीच का जो कोण बनता है उसमें अगर आप थीटा को बढ़ाते जाएंगे तो आपका बल भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो तीन कारकों पर निर्भर करता है। पहला क्या है? धारा, दूसरा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, तीसरा क्या है? लंबाई। ठीक है ना, अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा था? इस बल की दिशा को ज्ञात करने का नियम बताइए। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन समझ लीजिए क्या कह रहा है? धारावाही चालक मतलब एक ऐसा चालक है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक नॉर्थ है चुंबक है, यहाँ पे साउथ है। ठीक है, और ये इसमें कोई चालक रखा गया है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है ना, अब इसको पता करने का तरीका क्या होता है? तो वो होता है दाएं हाथ का नियम। ठीक है, किस नियम से? दाएं हाथ के नियम से। दाएं हाथ के नियम से। ठीक है, दाएं हाथ के नियम से या पता कर सकते हैं, दाएं हाथ के नियम से। ठीक, तो दाएं हाथ का नियम क्या होता है? मैं आपको डायग्राम से याद करवा सकता हूँ, ट्रिक बता देता हूँ इसका। क्या बताता हूँ आपको? ट्रिक। ठीक है ना, ट्रिक कैसे अपनाते हैं वो देखिए। एक डायग्राम बना लिया मैंने। ठीक, और यहाँ पे ये अंगूठा हो गया, ये फर्स्ट उंगली, और ये इसके लंबवत बना दिया हमने इस तरीके से। ठीक है, ये जो होगा, जैसे तीन वर्ड याद रखिएगा। ठीक है, पहला क्या है? फादर, दूसरा मदर, और तीसरा क्या है? चाइल्ड। ठीक है, फादर, मदर और चाइल्ड। तो एफ ये बताएगा फादर, ये क्या होगा? मदर, और ये क्या है? चाइल्ड। ठीक है, एफ से क्या होगा? ये फोर्स को बताएगा, बल को बताएगा, ये बल हो गया ये। और ये क्या बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेट। क्या बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, और तीसरा क्या बचा? सी, सी से क्या है? करंट, मतलब ये धारा की दिशा को बताएगा। ठीक है, धारा की दिशा को बताएगा। ठीक है ना, यहाँ पे जो धारा होना चाहिए वो किस तरह का धारा होगा? प्रत्यावर्ती धारा। किस तरह का होगा? ओ सॉरी, प्रत्यावर्ती कह रहा हूँ, धारावाही। इसमें क्या होगा? जो करंट होता, इसमें करंट क्या होगा? फ्लो होता रहेगा। किस तरह का करंट होगा? इसमें धारा बहती रहेगी। ठीक है ना, प्रतिवर्ती धारा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रतिवर्ती धारा। ठीक है, इसमें धारा क्या होता है? फ्लो होता रहता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बचा, देखिए यहाँ पे अभी भी हमारे पास कई क्वेश्चन बचे हुए हैं, इनका हम लोग फटाफट क्या करते हैं? सॉल्यूशन पता करते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक रो इक्वल टू होता है आर ए बाई एल। इसका भी हम लोगों ने कुछ देर पहले क्वेश्चन भी लगाया था। ठीक, आर मतलब क्या है? प्रतिरोध, जिसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। और एरिया का मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल। क्या होता है? क्षेत्रफल मतलब क्या?
लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक। और यहाँ पे एल पहले से लंबाई, तो ये और ये कट गया, क्या बचा ओम, किसमें, और चौड़ाई किसमें नापते हैं मीटर में, तो इसका मात्रक क्या हो गया ओम मीटर, ठीक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक जो है, विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक है वो क्या है ओम मीटर है, क्या है ओम मीटर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे का क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि एक 25 ओम का प्रतिरोधक, एक 25 ओम का प्रतिरोधक, प्रतिरोधक बोला है प्रतिरोध नहीं, ठीक है। तो रो का मान दे दिया गया, कितना है ये 25। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। 12 वोल्ट की बैटरी से, 12 वोल्ट की बैटरी, अच्छा ये 25 ओम बोला है ना, ओम मीटर नहीं बोला है, ठीक है। 12 वोल्ट की बैटरी से क्या है जुड़ा हुआ है, तो ये आर का मान दिया गया है, ठीक है। किसका मान, आर का मान दे दिया गया है। 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा गया है, मतलब भी कितना है 12 वोल्ट, भी अंदर दिया गया 12 वोल्ट। और यहाँ पे क्या कह रहा है प्रति मिनट, टी भी दे दिया गया, क्या दे दिया गया टी, 1 मिनट, प्रति का मतलब क्या होता है 1 मिनट, ठीक है। और टी को इसमें किससे बदलते हैं 60 सेकंड, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। तो हमसे पूछ क्या रहा है ये, जूल में ऊष्मा उत्पन्न की ऊर्जा, जूल में ऊष्मा ऊर्जा की गणना कीजिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एच बराबर होता है वी स्क्वायर टी बटे में आर, ठीक है। आई होप आपको ये याद होगा फॉर्मूला, ठीक है। जब हम ऊर्जा को जूल में पता करते हैं, तो भी का मान दिया गया था, भी का मान कितना है 12 वोल्ट, कितना है 12 वोल्ट, भी का मान कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट। तो यहाँ पे क्या रख देते हैं भी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 गुणे 12, टी कितना है 60 सेकंड है, कितना है 60 सेकंड, ठीक है। और आर का मान कितना हमारे पास 25 है, कितना है 25, ठीक है। ये 5 से कट जाएगा कितने बार में 5 बार में, और ये कट जाएगा 12 बार में, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं हम लोग, ठीक है। 12 12 कितना हो गया 144 गुणे 12, 144 गुणे 12, फिर नीचे कितना बचा 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा 12 चौक 48 की 8, कितना बच गया 4, 12 चौक 48 4 52 की 2, कितना बचा 5, 12 एकम 12 5 17, नीचे कितना है 5, ठीक है। अब इसका डिवाइड कर देते हैं, कितना आ जाएगा ये देखिए, 5 तिहाई 15, 2 बचा, 22 पंचों के 20, 2 बचा, और 28 मतलब 5 5 25, ठीक है। कितना बचा 3, 5 6 के जूल, इतना जूल आपका आंसर आ गया, ठीक है। ऊर्जा का मान कितना गया 345.6 जूल, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास क्या बचा, लास्ट क्वेश्चन बचा, ठीक है, इस खंड का। नीचे दिए गए परिपथ चित्र में 10 ओम 40 ओम 20 ओम 30 ओम 60 ओम के 5 प्रतिरोधक दिखाए गए हैं। वोल्ट कितनी है 18 वोल्ट है, कितना है वोल्ट 18 वोल्ट है, ठीक है। कि एक बैटरी से जुड़े हैं, एक बैटरी से जुड़े हैं, ठीक है। आइए मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे वो समझिएगा। कह रहा है कि परिपथ का कुल्य प्रतिरोध, परिपथ का कुल्य प्रतिरोध पूछा है, तो सबसे पहले आर निकालना है, क्या निकालना है आर टोटल, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्या निकलेगा, ये पूरा क्या निकलेगा R1, ठीक है। और यहाँ से पूरा क्या निकलेगा R2, क्या निकलेगा R2, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। यहाँ पे लिखते हैं 10 ओम तथा, ये एक दूसरे के ऊपर नीचे है, ठीक है। 10 ओम तथा 40 ओम को किसमें जोड़ने में, समांतर क्रम में, किसमें समांतर, समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर, ठीक है। तो इनको हम समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं वो समझिएगा। तो ये हो जाएगा 1/R1, और यहाँ मान लेते हैं 1/10, और यहाँ पे कितना हो गया 1/40, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 40 आएगा, 10 चौके 40, और 40 से कम 40, तो कितना आ गया 5/40, काट देंगे तो कितना आ जाएगा ये 1/8, ठीक है। तो 1/R1 का मान कितना आ गया 1/8, ये ऊपर जाएगा तो ये भी कहाँ जाएगा ऊपर, तो R1 का मान कितना आ गया 8 ओम। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 20 ओम 30 ओम और 60 ओम सबको सब किस में जोड़ना है, समांतर क्रम में, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं 20 ओम, ठीक है, कितना कितना है 20 30 और 60 ओम, 20 ओम 30 ओम तथा 60 ओम, 60 ओम को किस में जोड़ते हैं हम लोग श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, ठीक है। समांतर क्रम में जोड़ने पर, ठीक है। किसमें जोड़ते हैं हम लोग समांतर क्रम में जोड़ने पर, ठीक है। अब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा वो समझिएगा, ठीक है। 1/R2 ये कितना हो गया 1/20, 1/30, और यहाँ कितना हो गया 1/60, ठीक है। तो इसका जब एलसीएम निकालेंगे लसा तो कितना आएगा 60 आएगा, ठीक है। तो 20 तिहाई 60, तो 3 यहाँ पे आ गया, 3
30 30 दूनी के 60, 2 आ गया, 60 एकम 60 एक आ गया, ठीक है। 3 2 5 और 1 6, 6/60, 60 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/10 कितना आ गया, 1/10। तो 1/R2 बराबर आ गया 1/10, ये जाएगा ऊपर तो ये भी जाएगा ऊपर, तो R2 का मान कितना आ गया, सिर्फ 10 ओम, कितना आ गया, 10 ओम। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो पहला उसने हमसे क्या पूछा था, कुल प्रतिरोध। पहला क्वेश्चन क्या था, कुल प्रतिरोध, ठीक है। तो कुल प्रतिरोध का मतलब क्या है कि आर निकालना है, आर बराबर क्या हो जाएगा, R1 + R2, ठीक है। R1 का मान कितना आया है, ये देखिए 8 ओम, कितना है R1 का मान, 8 ओम है, ठीक है। तो हम भी यहाँ पे कितना रख देंगे, 8 ओम प्लस R2 का मान कितना निकाले हम लोग, 10 ओम, कितना हो गया, 10 ओम। तो दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 ओम, ठीक है। ये आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, इसके आगे का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, परिपथ में प्रवाहित कुल वैद्युत धारा, परिपथ में प्रवाहित कुल वैद्युत धारा, ठीक है। ये कैसे निकालेंगे हम लोग, वैद्युत धारा किसके नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ठीक है। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर I/R, ठीक है। क्या होता है, V बराबर I/R। तो यहाँ से I निकालना है, ठीक है। क्या पूछा है, प्रतिरोध, क्या पूछा है, प्रतिरोध। तो I से निकालेंगे तो ये कहाँ जाएगा, नीचे। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, I बराबर बन जाएगा V/R, ठीक है। V कितना दिया हुआ है, ये देखिए 18 वोल्ट दिया है, कितना है, 18, तो हम भी रख देंगे 18, ठीक है। और वोल्ट, वोल्ट, और नीचे कितना बचा है, आर, प्रतिरोध कितना दिया हुआ है, अभी हम लोगों ने निकाला था, प्रतिरोध कितना निकाला था हम लोगों ने, 18 ओम, कितना निकाला था, 18 ओम। ये और ये कट गया, तो वोल्ट बाई ओम क्या कहलाता है, एम्पियर। तो 1 एम्पियर, 1 एम्पियर ये आपका आ गया आंसर, ठीक है, कुल प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुल वैद्युत धारा, कुल वैद्युत धारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदुओं ए और बी के बीच विभवांतर, ठीक है। अब यहाँ ए से बी तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक का कितना विभवांतर लगा वो पूछ रहा है, ठीक है। भी का मान पूछ रहा है, ठीक है। ये है दूसरे का। तीसरे का मैं आपको बता देता हूँ, विभवांतर ए से बी के बीच विभवांतर, ए बी के बीच, बीच विभवांतर, विभवांतर, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है विभवांतर का, V बराबर होता है I/R, यही तो होता है। V का मान I का मान पता चली गया, 1 एम्पियर है, तो हम भी यहाँ पे रख देंगे 1 × R। R कितना है, R का मान कितना है इन दोनों के बीच, इन दोनों को जब हम सॉल्व किए थे तो R1 का मान कितना आया था हमारे पास, तो R1 का मान आया था 8 ओम, कितना आया था, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, R1 का मान कितना आया था, 8 ओम, ठीक है। 1 एम्पियर ये है, 1 एम्पियर, ठीक है। तो 1 × 8 कितना होता है, 8 एकम 8, 8 वोल्ट हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। इसके आगे का जो भी क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, अभी कुछ ही पल में आपको मैं अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। पहले इतना आप देख लीजिए, सॉल्व करिए, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तुरंत कमेंट करिए, अभी के तुरंत मैं आपको जवाब दूंगा।